नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपका। मुकदमा बड़ा ही चर्चित है और जोमेटो द फेमस द पॉपुलर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से। सवाल नंबर 1, क्या जोमेटो बंद हो जाएगा? सवाल नंबर 2, अगर बंद नहीं होगा तो क्या जोमेटो को 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए जीएसटी को चुकाना पड़ेगा? जी हां, जीएसटी ने जोमेटो को 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए की जीएसटी टैक्स बाकी होने की नोटिस जारी की है। तीसरा सवाल, क्या जोमेटो जीएसटी को अदालत में घसीटेगा और वहां से आएगा एक ऐतिहासिक फैसला? बिकॉज जो डिपार्टमेंट कह रहा है और जो जोमेटो का स्टैंड है वो बड़ा ही दिलचस्प है। डिपार्टमेंट कहता है यह जोमेटो की जिम्मेवारी है, यह जोमेटो की टैक्स लायबिलिटी है। जोमेटो इस आरोप से, इस तर्क से कैसे निकलता है, इसको हम समझेंगे आज के अपने इस एपिसोड में, जोमेटो बनाम जीएसटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में पुनः एक बार। आप हमारे सुप्रीम लॉ चैनल पर इस वक्त मौजूद हैं और देख रहे हैं चर्चित मुकदमा जोमेटो वर्सेस जीएसटी बनाम भारत सरकार। तो जीएसटी विभाग ने जोमेटो को 800 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी बकाया होने की नोटिस थमा दी है। अब यह नोटिस कानूनी मसले से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमको यह भी समझना यहाँ जरूरी है कि ऐसे मामलों में से क्या प्रतिक्रिया मिलती हैं, किस तरह से कानून बदलते हैं, और हम जैसे छोटे बिजनेसमैन को, हम जैसे इंडिविजुअल्स को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, और टैक्स प्रैक्टिशनर को, वकीलों को इस प्रकरण से क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मामला क्या है। तो हाल ही में जीएसटी विभाग ने फेमस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को 800 करोड़ रुपए की नोटिस जारी किया है, जिसमें विभाग का कहना है कि 401.7 करोड़ रुपए का तो जीएसटी बकाया है और 401.7 करोड़ का ही जुर्माना लगा दिया गया। यह नोटिस अक्टूबर 2019 से लेकर के 2022 के बीच में जो ग्राहकों के द्वारा डिलीवरी चार्ज वसूला गया है उस पर जीएसटी अदा न करने का आरोप लगाया गया है और उसके कारण जोमेटो को कटघरे में खड़ा किया गया है। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प नजारा है। जोमेटो साफ इस आरोप से अपने को बचाता है और यह कहता है कि वह इस कर भुगतान के लिए उत्तरदायी ही नहीं है, क्योंकि ये जो डिलीवरी चार्ज है ये जोमेटो कलेक्ट ही नहीं करता है। यह तो उसके पार्टनर्स से, जो जोमेटो के पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा डायरेक्टली ग्राहकों से वसूला जाता है। तो जोमेटो के अनुसार कि डिलीवरी सेवाएं डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा सीधे ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। जोमेटो का तो उसमें कोई रोल ही नहीं। जोमेटो कहां से आ गया? अब जब जोमेटो के इस तर्क को हम मौजूदा जजमेंट्स और जीएसटी कानून के तहत देखते हैं तो जोमेटो का यह तर्क उचित लगता है। देखिए, कानून क्या कहता है इस मामले में। जीएसटी के कानून के तहत सेवाओं की आपूर्ति पे कर लगाया जा सकता है, गुड्स या सेवा। तो ठीक है, फूड डिलीवरी सेवा में आ गया। अब यहां प्रश्न यह है कि डिलीवरी सेवा का प्रदाता कौन है? वो डिलीवरी पार्टनर्स हैं। वो जोमेटो तो डिलीवरी कर नहीं रहा। अब यहीं पे खेल है। डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको ही डिलीवरी प्रदाता मानते हैं, जोमेटो को, अतः कर की उत्तरदायी आपके ऊपर बनती है।
और जोमेटो कहता है हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो सीधे ग्राहकों को सेवाएं देते हैं, उनसे जीएसटी वसूलते हैं। हम कहां से आ गए जी? जो कर हम लिया ही नहीं वो हम आपको कहां से दें? तो यही इस कानून की ऐसी टेस्ट है, ये अब जांच होनी है कि डिलीवरी सेवाओं का प्रदाता कौन है, जोमेटो या उसके डिलीवरी पार्टनर। अब अगर यहां पे जोमेटो को सेवा प्रदाता मान लिया जाता है या माना जाता है तो जीएसटी स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर लागू होगी। लेकिन अगर जोमेटो यह प्रूव कर देता है कि जो सेवा प्रदाता हैं वो स्वतंत्र हैं, वह इंडिपेंडेंट हैं, एंटिटी हैं, तो कर की जिम्मेवारी तो उन डिलीवरी पार्टनर्स की होगी। अब सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9 को हम अगर देखते हैं तो यह कर की लेवी और संग्रहण से संबंधित है। सेक्शन 9 कर की लेवी और उसका संग्रहण से संबंधित है, जो आपूर्ति की गई सेवाओं पर लागू होता है। मसलन जोमेटो ने सेवा दी, उस पर यह लागू होता है। लेकिन सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 सबसेक्शन 1 को अगर हम देखें तो यह बात करती है उन मामलों में कर की मांग और वसूली से संबंधित है जहां पे चोरी या गलत विवरण प्रस्तुत करने का संदेह होता है। तो यहां पर संदेह वाली तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि सेवाएं किसके द्वारा दी गई और कौन उत्तरदायी है। अब अगर हम न्यायिक दृष्टांत लेकर चलते हैं इस तरह के मुकदमों में, इस तरह की सिचुएशंस में, कुछ जजमेंट की बात के हैं, तो पूर्व में कर अधिकारियों के द्वारा करदाताओं के बीच अनुबंध की क्या शर्त है, कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ, और वास्तविक लेन देन की प्रकृति क्या रही है, उस पर बेस करके निर्णय आए हुए हैं, जजमेंट आए हुए हैं। लेकिन यह मामला अपने तरह का एक पहला मामला है, दिलचस्प मामला है, अनूठा मामला है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय या अपीलेट ट्रिब्यूनल इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जहां तक हमारी 4C सुप्रीम लॉ या बतौर अजय कुमार पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरी राय की बात है, तो यह मामला दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कानून की दृष्टि से एक नया लॉ लेट डाउन होगा, एक नया जजमेंट आना चाहिए, इस पर यह कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। और दूसरा व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो सवाल मैंने एपिसोड के प्रारंभ में उठाया, क्या जोमेटो बंद हो जाएगा? फिर इस तरह से व्यवसाय कैसे चलेंगे? यह स्पष्ट भी करता है कि जो डिजिटल मॉडल्स हैं, बिकॉज ये सवाल सिर्फ जोमेटो का नहीं है, ऐसे कई मॉडल्स, कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसको मोदी जी इंकरेज करते हैं। स्विगी है, ओला है, उबर है, मतलब जो सेवा प्रदाता डिजिटल माध्यम से करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, उनको अपने व्यापारिक मॉडल और टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स अकाउंटेबिलिटी के बीच में भी एक एडजस्टमेंट, एक संतुलन बनाकर चलना होगा इस मसले में जो भी फैसला आए उसके बाद। और सभी पक्ष, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो सेवा प्रदाता इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, कानूनी प्रावधानों का तो पालन अवश्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके संचालन में कोई चूक ना हो। तो इस पूरे प्रकरण से जो सीख हमें मिलती है, जो सीखना है कि कानूनी प्रक्रियाओं और कर नियमों को सही तरीके से समझकर ही व्यवसाय करें। उसी के आधार पर किसी में व्यवसाय की जिंदगी और मौत निश्चित है। अब इसके बाद भी आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे साझा करें। हमारे चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।